हेलो बच्चों, कैसे हाल चाल है बेटा। पढ़ाई वढ़ाई सब बढ़िया मस्त चल रही होगी एकदम। तो बच्चों हम लोग कॉम्पैक्टनेस के अगले वीडियो पर बेटा आ चुके हैं। और बेटा इसमें भी हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम पढ़ने वाले हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको एप्सिलॉन नेट या एप्सिलॉन नेट के बारे में बताया था और बताया था बेटा टोटली बाउंडेड सेट क्या होता है। उसको लेकर बेटा हम लोग एक और बढ़िया थ्योरम आज पढ़ेंगे। पुराने सारे वीडियो बेटा पढ़ लीजिए, पूरी प्लेलिस्ट पढ़ लीजिए, नीचे लिंक दिया हुआ है। और भी बहुत से बेटा वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूं। तो मैथ्स के समुद्र में आप खो नहीं जाएंगे, मतलब बाहर निकल आएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए बेटा हम लोग एक बहुत बढ़िया थ्योरम आज यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। मन से पढ़ेंगे, समझ के पढ़ेंगे और सब कुछ समझ में आएगा। देखो बच्चों थ्योरम हमारी क्या है। थ्योरम देखो बच्चों यहाँ पर ये है, दिखाई दे रहा है आपको? हाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है। थ्योरम देखो बच्चों यहाँ पर कुछ इस तरीके से है कि मान लीजिए ए जो है वो एक सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट सबसेट है ना, सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट सबसेट, ठीक है, ऑफ मीट्रिक स्पेस एक्स। मीट्रिक स्पेस एक्स मतलब जो हमारा एक्स है वो मीट्रिक स्पेस है, मतलब उस पर हम डिस्टेंस को निकाल सकते हैं। ए क्या है? सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट। ये मैंने पूरा सीक्वेंशियली लिखा नहीं है, इतना बड़ा होता है बार बार लिखने में दिक्कत होती है। शॉर्ट में SEQ लिख दिया, मतलब सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट, जिसके बारे में आप पिछले वीडियोस में डिटेल से पढ़ चुके हैं, ठीक है। और मीट्रिक स्पेस एक्स है, ठीक है। अच्छा अब देखिए क्या कहता है ये कहता है अगर एक ए जो है वो सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट सबसेट है मीट्रिक स्पेस एक्स का, तो कहते हैं कि देन ए इज टोटली बाउंडेड। ए इज टोटली बाउंडेड। ए जो होगा वो टोटली बाउंडेड होगा, ऐसा हमें यहां पर प्रूव करना है, ठीक है। या देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कई लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं कि एवरी सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट मीट्रिक स्पेस एक्स कॉमा डी इज टोटली बाउंडेड। ऐसे भी कई लोग इसको यहां पर लिखते हैं, कई किताबें इस थ्योरम को ऐसे भी बच्चों यहां पर लिखती हैं। देखो हमें क्या करना है, एक्स एक मीट्रिक स्पेस है, ए क्या है? उसका सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट सबसेट है, और ये प्रूव करना है कि ए टोटली बाउंडेड होगा। देखो इसको हम लोग कैसे प्रूव करेंगे, जरा समझो बच्चों ध्यान से। देखो बेटा क्या होता है, जैसे प्रूविंग में हम लोग एक कॉन्सेप्ट कई बार यूज करते हैं। इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है कंट्रापॉजिटिव, है ना। इसके बारे में तुमको मैंने पहले भी बताया होगा। देखो कई बार क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए अगर हमें P इंप्लाई Q प्रूव करना है ना, तो हम क्या करते हैं माइनस Q इंप्लाई माइनस P प्रूव कर देते हैं। तो इसको बोलते हैं कंट्रापॉजिटिव। मतलब अगर ये सही है तो ये भी सही होता है, हमेशा ध्यान रखना मैथ्स में, पूरी मैथ्स में। मतलब अगर P के होने पर Q हो रहा है तो माइनस Q के होने पर माइनस P हमेशा होगा, ऐसा पूरी मैथ्स में सही होता है। देखो जैसे कि मान लो ये स्टेटमेंट हमारा P है। P क्या है कि A सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट, और Q क्या है? A इज टोटली बाउंडेड। तो हम इसका यूज करेंगे, है ना। मतलब P क्या है? P है A इज सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ मीट्रिक स्पेस X, ये P हो गया। और Q क्या हो गया? A इज टोटली बाउंडेड। तो अब हम क्या करेंगे, हम ये मान लेंगे कि लेट, मतलब माइनस Q इंप्लाई माइनस P करेंगे। तो माइनस Q का मतलब क्या हुआ कि A इज नॉट टोटली बाउंडेड। A इज नॉट टोटली बाउंडेड, हम ऐसा मान लेंगे। और प्रूव क्या करेंगे? प्रूव ये करेंगे A इज नॉट सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट। A बी नॉट सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट। तो ऐसा देखो यहां पर बच्चों हमें करना है, क्योंकि हमें P इंप्लाई Q प्रूव करना था, तो हम माइनस Q इंप्लाई माइनस P करेंगे। माइनस Q का मतलब क्या हुआ कि A टोटली बाउंडेड नहीं है, ऐसा मान लिया। और प्रूव क्या करेंगे कि A क्या है? सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट सबसेट नहीं है। देखो ध्यान दो बच्चों, जैसे कि अब हम यहां पर ये प्रूव करना चाहते हैं, मतलब हमने थ्योरम को बदल दिया। तुमको सर कहां से नए नए मेथड लेके आते हैं, लेकिन मैं क्या बताऊं बेटा, अब इसका कोई नया प्रूव आप बड़े होना ढूंढना तो मैं वो प्रूव करा दूंगा। अभी तो जो हमारे पुराने मैथमेटिशियन ने प्रूव कराया है, हमें उन्हीं के कदमों पर चलना है, और वही प्रूव मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। इसका कोई आप नया प्रूफ देना, क्योंकि वो नया प्रूफ अगर इसका आप दोगे तो एक नई रिसर्च माना जाएगा मैथ्स में, है ना। यहाँ पर इतनी टफ चीजें हैं, इसमें आप कुछ भी चेंजेस कर देंगे ना, वो एक नई रिसर्च माना जाता है, और लोग ऐसे रिसर्च कर रहे हैं।
आप देखिए 50 ऐसी रिसर्च हो रही है कि उसमें थोड़े थोड़े चेंजेस करके लोग नई रिसर्च करवा लेते हैं, अपने नाम उसको कर देते हैं, क्योंकि ये प्रूफ एक दो दिन की बातें नहीं होती, इसको करने में 6-6 महीने लोगों को लगते हैं। जो पहली बार लोगों ने किया होगा प्रूफ, मैथमेटिशियन ने, तो उनको 6-6 महीने लगे होंगे इस प्रूफ को करने में, ठीक है ना। ये सब रिसर्च पेपर से आए हुए बेटा प्रूफ होते हैं ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, ये कोई बकरी का बच्चा नहीं कि दौड़े और पकड़ लिए, ऐसा ना शोले में डायलॉग था ना कि गब्बर सिंह कोई बकरी का बच्चा तो है नहीं जो दौड़े और पकड़ लिए तो वही चीज़ है ना। तो थोड़ा सा बेटा इसमें दिमाग लगता है, ठीक है। चलो खैर, अब देखो मैं क्या मान लूंगा, मैं मान लूंगा कि ए टोटली बाउंडेड नहीं है ना। तो मैंने मान लिया कि ए इज नॉट टोटली बाउंडेड, तो मैंने मान लिया कि भाई ए जो है ये टोटली बाउंडेड नहीं है, इसको मैं लेकर चल रहा हूं, ऐसा मैंने मान लिया। देखो अगर ए टोटली बाउंडेड नहीं है तो इसका मतलब ये होगा कि ए के पास एप्सिलॉन नेट नहीं होगा, है ना। ए के पास एप्सिलॉन नेट नहीं होगा, मतलब देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन पॉजिटिव, है ना। मतलब देखो जब भी कोई सेट टोटली बाउंडेड होता था तो मैंने क्या बताया था, कोई भी एप्सिलॉन ले लें उसके पास एप्सिलॉन नेट होता था। एप्सिलॉन नेट की डेफिनेशन मैंने बताई थी आपको कि वो एक n होता था, n का कोई भी पॉइंट और उसकी डिस्टेंस हमेशा एप्सिलॉन से कम होती थी। ये मैंने पुराने वीडियो में बताया है आपको बहुत डिटेल से। तो अब यहाँ पर a टोटली बाउंडेड था तो एप्सिलॉन नेट उसके पास था, लेकिन अगर a टोटली बाउंडेड नहीं है इसका मतलब एप्सिलॉन नेट नहीं है। मान लिया एक ऐसा एप्सिलॉन एग्जिस्ट करेगा कि a नॉट हैज एप्सिलॉन नेट, मतलब एक ऐसा एप्सिलॉन एग्जिस्ट करेगा कि a के पास एप्सिलॉन नेट नहीं होगा। देखो a के पास एप्सिलॉन नेट नहीं होगा, इसका मतलब ये हुआ कि मान लो a1 एक पॉइंट है a में और a2 एक पॉइंट है मान लीजिए a में, ठीक है। मान लिया a1 एक पॉइंट है a में, तो इसका मतलब ये हुआ कि इनके जो बीच का डिस्टेंस होगा ये हमेशा एप्सिलॉन से ज्यादा या बराबर होगा, क्योंकि अगर एप्सिलॉन नेट होता है तो इसका मतलब मैंने क्या बताया था कि जैसे कि मान लो उसमें क्या होता है कि फिर हम एक पॉइंट एक सेट n ले लेते हैं, है ना। तो मान लीजिए मैंने ये a2 ले लिया, है ना, तो मतलब a1 एक पॉइंट a से ले लिया और a2 हो सकता है a1 जो है वो n में रहा हो, है ना। मान लिया मैंने जो a1 है वो मान लीजिए n में रहा होगा, लेकिन a1 अगर n में रहा होगा तब भी मैंने बताया था कि a1 a में ही होगा, है ना। जो नेट है वो a से भी हो सकता था और कई बार कुछ राइटर उसको लिखते हैं कि a से बाहर भी हो सकता था। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए a1 जो है वो a में है, इसका मतलब a1 उस नेट में रहा होगा, लेकिन वो a का पार्ट हो सकता है। तो मैंने मान लिया कि मान लो a1 भी a में था और a2 भी a में था, तो अगर a1 a2 दोनों a में थे तो उनके बीच का डिस्टेंस हमेशा एप्सिलॉन से ज्यादा होगा, क्योंकि ये जो एप्सिलॉन नेट है वो एक्चुअली है नहीं। अगर एप्सिलॉन नेट होता तो इसका मतलब यही डिस्टेंस लेस देन एप्सिलॉन होती, ध्यान दो, है ना। तो मैंने मान लिया कि a1 एक पॉइंट है और a2 एक पॉइंट है। अच्छा, इसी प्रकार मैं कह सकता हूं कि अगर मैं एक तीसरा पॉइंट a3 मान लूं, है ना, मान लीजिए मैं तीसरा पॉइंट a3 मान लूं a में से, है ना, मान लीजिए अगर मैं तीसरा पॉइंट a3 मान लूं a में से, तो मैं ये भी कह सकता हूं कि a1, a3 भी एप्सिलॉन से ज्यादा होगा, और मैं ये भी कह सकता हूं a2, a3 भी एप्सिलॉन से ज्यादा होगा। मतलब जितने भी पॉइंट आप a के लेंगे उन सभी के बीच की डिस्टेंस जो है वो एप्सिलॉन से ज्यादा हो सकती है ना। जितने भी पॉइंट आप लेंगे उन सभी के बीच की जो डिस्टेंस है वो, इसका मतलब ये हुआ कि वो एप्सिलॉन से ज्यादा हो सकती है, क्योंकि a1, a2, a3 ये सारे के सारे पॉइंट कहाँ से हैं, a से, और चूंकि a के पास एप्सिलॉन नेट नहीं है ना। मैंने क्या बताया था, एप्सिलॉन नेट में क्या होता है कि n एक सेट लेते हैं तो उस सेट का कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए, है ना, उस सेट में कम से कम, मैंने क्या बताया था कि मान लो p पॉइंट आपने a से लिया और मान लो आपने e पॉइंट n से लिया, तो कम से कम एक पॉइंट ये होना चाहिए कि इसकी डिस्टेंस हमेशा एप्सिलॉन से कम होती है। मतलब p पॉइंट जो है अगर आपने a से लिया तो ये कम से कम एग्जिस्ट करना चाहिए, देयर एग्जिस्ट, है ना। मान लो p पॉइंट अगर आपने a से लिया तो ये जो n में कम से कम एक पॉइंट ऐसा होना चाहिए कि इसकी डिस्टेंस इससे हमेशा कम हो। तो अगर मान लो आपने a1 एक पॉइंट a में लिया या a2 एक पॉइंट a में लिया, तो a1 पॉइंट आप हो सकता है n से ले लें, है ना, लेकिन जो n है वो भी a में होगा, स्पेशल केस में ऐसा मान सकते हैं।
अच्छा A3 अगर आपने A में लिया तो फिर वही चीज है कि अगर मान लीजिए A1 जो है वो N में है तो A1 N में कोई भी होगा, जो डिस्टेंस होगी वो हमेशा ज्यादा होगी, क्योंकि अगर एक भी पॉइंट ऐसा मिल गया तो इसका मतलब फिर वो एप्सिलॉन नेट का काम कर सकता है, तो इसलिए कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं मिलना चाहिए। तो जितनी भी डिस्टेंसेस हैं A1 A2 A3 के बीच में, ये सब की सब हमेशा क्या होंगी बोलो, एप्सिलॉन से ज्यादा ही होंगी। तो इसका मतलब अगर हम इस तरीके से आगे बढ़ते जाएं तो इसका मतलब हमें ये एक सीक्वेंस ऐसी मिल जाएगी, मान लो वो सीक्वेंस मैंने B मान ली, ये सीक्वेंस ऐसी मिल जाएगी A1 A2 A3 से लेकर एंड सो ऑन, जिसमें हर एक पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो हमेशा एप्सिलॉन से ज्यादा होगी, है ना। बी हमें एक ऐसा सेट मिल जाएगा जिसमें हर एक पॉइंट की डिस्टेंस जो है, और ये क्या होगा, ये एक प्रकार का सीक्वेंस होगा, ये एक प्रकार का सीक्वेंस मिल जाएगा जिसमें हर एक पॉइंट के बीच की डिस्टेंस हमेशा एप्सिलॉन से ज्यादा होगी। अच्छा अब देखो क्या हुआ, हमें प्रूव करना था कि ये सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट नहीं होगा। देखो सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट कब होता है, सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट तब होता है जब हर एक सीक्वेंस का एक सब सीक्वेंस मिले और वो सब सीक्वेंस किसी पॉइंट पर कन्वर्ज करना चाहिए, ये था सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट। तो हमें प्रूव करना है कि वो सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जो सीक्वेंस हम लेंगे उसका कोई भी सीक्वेंस कन्वर्ज नहीं करेगा, है ना। सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट आप याद करो मैंने क्या बताया था बच्चों आपको, सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट मैंने बताया था कि मान लीजिए A सबसेट ऑफ X है, देन A इज कॉल्ड सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट इफ एंड ओनली इफ एवरी सीक्वेंस इन A कंटेन्स अ सब सीक्वेंस व्हिच कन्वर्ज टू ए पॉइंट A। मतलब अगर A सेट सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका हम कोई भी सीक्वेंस ले लें, उसके पास कम से कम एक सब सीक्वेंस ऐसा होना चाहिए जो किसी पॉइंट पर कन्वर्ज करेगा। तो जैसे मान लो ये हमारी जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस कहाँ से आ रही है, A से आ रही है, ये सीक्वेंस कहाँ से आ रही है, A से आ रही है, सीक्वेंस इन A, सीक्वेंस इन A, है ना। ये सीक्वेंस कहाँ से आई है, A से आई। तो अब हमें इसका अगर एक भी सब सीक्वेंस ऐसा मिल गया, अगर हमें इसका एक भी सब सीक्वेंस ऐसा मिल गया जो कि किसी पॉइंट पर कन्वर्ज करेगा तो वो सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट हो जाएगा। लेकिन हमें तो दिखाना है सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट नहीं है, इसका मतलब इसका कोई भी सब सीक्वेंस, इसका कोई भी सब सीक्वेंस जो है वो कन्वर्ज नहीं करना चाहिए, है ना। क्योंकि अगर एक भी सीक्वेंस ऐसा मिल गया, है ना, ठीक है, तो मतलब अगर हमें एक भी सब सीक्वेंस ऐसा मिल गया जो किसी पॉइंट पर कन्वर्ज कर जाए तो फिर ये सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट हो जाएगा। अब हमें शो करना है सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट नहीं होगा, इसका मतलब इसका कोई भी सब सीक्वेंस किसी पॉइंट पर कन्वर्ज नहीं करना चाहिए। देखो ध्यान दो, अब ये बात हम कैसे प्रूव करें कि कोई भी सब सीक्वेंस कन्वर्ज नहीं करेगा। देखो जरा समझो ध्यान से, जैसे क्या होता है, तुम लोग सोच रहे हो कि सर गाने वाने नहीं गा रहे हैं आजकल, अरे यार चीजें थोड़ी टफ हैं, अगर मैं गाने वाने गाऊंगा ना तो तुम्हारे दिमाग से उतर जाएंगी चीजें, और मुझे भी जो समझाना है क्या पता मैं उस ट्रैक से हट जाऊं क्योंकि ये बकरी का बच्चा नहीं है जो दौड़े और पकड़ लिए, इसमें अच्छे अच्छों के दिमाग की हवाइयां बेटा उड़ जाती हैं, है ना तो इसलिए थोड़ा गानों वालों से मैं परहेज कर रहा हूं अभी इस समय। देखो ध्यान दो, देखो जैसे कि मान लो अगर हम कोई भी सीक्वेंस लें, मान लो मैंने ये एक सीक्वेंस ली 1 1/2 1/3 से लेकर एंड सो ऑन। अब ये जो सीक्वेंस है इसमें अगर मैं nth टर्म की लिमिट निकालूंगा तो 0 आएगी, मतलब ये सीक्वेंस 0 पर कन्वर्ज कर रही है। तो जब भी कोई सीक्वेंस मान लीजिए 0 पर कन्वर्ज कर रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे कि मान लो मैंने ये सीक्वेंस ली है, ये क्या है 1 है, फिर 1/2 है, फिर 1/3 है एंड सो ऑन। देखो जब ये सीक्वेंस 0 पर कन्वर्ज कर रही है, इसका मतलब इस सीक्वेंस के बहुत से पॉइंट्स होंगे जो 0 के आसपास होंगे, या ऐसा कर दो ये जो पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं लगातार इनके बीच की डिस्टेंस कम होती जाएगी, जैसे 1/3 1/4 1/5 1/1,00,000 1/2,00,000 1/1 करोड़, इस टाइप से। तो आगे चल के बहुत से पॉइंट्स ऐसे होंगे जो 0 के नजदीक आते जाएंगे, मतलब उनके बीच की डिस्टेंसेस बहुत कम हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पर आप ये कह रहे हो कि नहीं, कि जो पॉइंट्स हैं इनके बीच की डिस्टेंस बहुत कम नहीं हो सकती, वो एक डेफिनेट नंबर से हमेशा ही ज़्यादा रहेंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इसकी कोई भी सब सीक्वेंस लोगे, एनी सब सीक्वेंस आप लोगे किसकी, बी की,
बी क्या था, एक सीक्वेंस था। इसकी जब आप कोई भी सब सीक्वेंस लोगे, मान लो AI1 AI2 एंड सो ऑन, तो ये सब सीक्वेंस कन्वर्ज नहीं करेगी, नॉट कन्वर्ज। क्यों नहीं कन्वर्ज करेगी? क्योंकि इसी में से तो ये आपने जो 2 पॉइंट लिए हैं वो ये हैं भाई, जो सब सीक्वेंस आती है वो उसी मेन सीक्वेंस में से ही तो आती है। जबकि इस सीक्वेंस के किन्हीं भी 2 पॉइंट की डिस्टेंस हमेशा एक डेफिनेट नंबर से ज्यादा है, मतलब ये सारे पॉइंट्स बहुत करीब करीब कभी नहीं आएंगे। और जब ये पॉइंट बहुत करीब करीब कभी नहीं आएंगे तो फिर मतलब इसकी कोई भी सब सीक्वेंस कन्वर्ज नहीं करेगी, क्योंकि सब सीक्वेंस के एलिमेंट भी तो इसी सीक्वेंस से ही आ रहे हैं। बात समझे ना? क्योंकि इसके सारे पॉइंट्स के बीच की गैप एक डेफिनेट नंबर से ज्यादा है। क्योंकि जब भी कोई सीक्वेंस कन्वर्ज करती है, जैसे ये कि सीक्वेंस 0 पर कन्वर्ज कर रही है, तो इसका मतलब इसके बहुत से पॉइंट ऐसे होंगे जो 0 के आसपास होंगे, या ऐसा कह दो कि इसके पॉइंट्स आपस में भी बहुत करीब 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 होने लग जाएंगे जैसे ही 0 के आसपास बढ़ेगी। तो यहां से बेटा ये प्रूव हो गया है कि हम ये कोई भी सब सीक्वेंस लेंगे तो इसकी जो सब सीक्वेंस होगी वो कन्वर्ज नहीं करेगी, और जब कन्वर्ज नहीं करेगी तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा A है वो इज नॉट सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट। तो आप इस बात को लिख दोगे, है ना, नो सब सीक्वेंस विल कन्वर्ज बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज नेवर लेस देन एप्सिलॉन। एप्सिलॉन क्या है? एक डेफिनेट पॉजिटिव नंबर है, छोटा ही सही लेकिन है तो पॉजिटिव। और जबकि यहाँ पर हमें ये शो करना है कि ये जो पॉइंट्स हैं बहुत करीब करीब आ जाएंगे तब सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी, इसका मतलब वो सारे पॉइंट्स बहुत करीब करीब कभी भी नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये बच्चों हमने यहाँ पर देखो एक इंपॉर्टेंट थ्योरम को बेटा प्रूव किया है। तो इसमें हमने कंट्रापोजिटिव का यूज किया था। ठीक है, कंट्रापोजिटिव का बच्चों यहाँ पर हमने यूज किया था। तो ध्यान रखना सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट क्या होता है। सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट का मतलब जैसे कि मान लो अगर हम A को सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट कहें तो उसका हम कोई भी सीक्वेंस लें, उस सीक्वेंस के पास कम से कम एक सब सीक्वेंस होना चाहिए और वो कन्वर्ज करना चाहिए। मतलब कोई भी सीक्वेंस ले ले A में से और उसके पास एक, है ना, जैसे कि मान लो मैंने ये एक सीक्वेंस ली A में से, अब इसका कोई भी एक सीक्वेंस हम लें, है ना, तो वो कन्वर्ज कर जाना चाहिए, जबकि इसका कोई भी सब सीक्वेंस कन्वर्ज नहीं करेगा, है ना। सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट में क्या होता है कि हम A का कोई भी सीक्वेंस लें, उसका कम से कम एक सब सीक्वेंस मिल जाए जो कन्वर्ज कर जाए, लेकिन यहाँ पर A का आपने सीक्वेंस लिया, इसका कोई भी सब सीक्वेंस कन्वर्ज नहीं कर रहा, इसका मतलब ये हुआ कि ये सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा हम लोगों ने इस थ्योरम को प्रूव किया। ये सारे थ्योरम इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको कर पाएंगे, आसान है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये जो एप्सिलॉन नेट है इसका ध्यान रखना, मैंने बताया था पहले भी। तो यहाँ पर हम ये मान के चल रहे हैं कि जो हम नेट एन ले रहे हैं वो सब A के एलिमेंट से ही आ रहे हैं। थोड़ा सा अलग अलग राइटर यहाँ पर अलग अलग बातें बताते हैं। तो जनरली बहुत से राइटर ये कहते हैं कि जो n है वो A का ही पार्ट होगा। कई राइटर कहते हैं कि नहीं, n A के बाहर भी जा सकता है। तो खैर चलिए, वो तो फिर आगे की बातें हैं। तो मैं भी ये मानता हूँ कि भाई n A के बाहर जा सकता है, लेकिन यहाँ पर n को मैंने A के अंदर माना, और तभी हम ये कह पाएंगे कि कोई भी 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस जो है वो एप्सिलॉन से ज़्यादा होगी। ठीक है ना, अदरवाइज फिर वो उसका नेट बन जाएगा, और नेट उसके पास है नहीं क्योंकि वो टोटली बाउंडेड नहीं है। ठीक है ना बच्चों। चलिए बच्चों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।